नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओं पे करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 24 अप्रैल के सवाल से। तो सवाल हमारा पूछा गया था लास्ट वीडियो में कि हाल ही में किस राज्य ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की, जिनमें से चार विकल्प दिए थे: गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान या बिहार। सही विकल्प होता यहाँ पे उत्तराखंड, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की, जिसमें यह निर्णय हरिद्वार दौरे के दौरान लिया गया था, जिसका उद्देश्य था कि सभी मदरसों में समान शिक्षा प्रणाली लागू करना और ये जुलाई 2026 से उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम अनिवार्य करना। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सवाल से अपने। चलिए, अगला सवाल है हमारा आज का कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। चार विकल्प दिए इसमें, जिनमें से हैं 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल को। सही विकल्प होगा 24 अप्रैल, क्योंकि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन भारत में गांव स्तर पर जो कि लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आई। वहीं यह दिवस जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 की याद में मनाया जाता है, जो 1993 में लागू हुआ था और इसी कानून से जो कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। पंचायती राज की अगर बात करें तो इसके तीन स्तरीय व्यवस्था है, जिनमें से ग्राम पंचायत जो कि गांव स्तर पर दिखता है, और पंचायत समिति जो कि ब्लॉक और मध्य स्तर का होता है, वहीं जिला परिषद जो जिला स्तर के लिए। और इस साल 2026 की थीम भी जो कि रखी गई थी सशक्त पंचायत और सर्वांगीण विकास, मतलब कि पंचायतों को मजबूत बनाकर गांवों का विकास करना, ये इसकी थीम थी। बात करें कि आखिरकार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों था, तो गांव में विकास कार्य तेजी से होते हैं, इससे लोगों की भागीदारी बढ़ती है, महिलाओं और कि एससी एसटी को प्रतिनिधित्व मिलता है, वहीं लोकतंत्र जमीनी स्तर पर मजबूत होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया। चार विकल्प दिए इसमें: जनरल वीके सिंह को, जनरल विक्रम सिंह को, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को या फिर जनरल मनोज पांडे को। सही विकल्प होगा इसमें जनरल उपेंद्र द्विवेदी, क्योंकि हाल ही की बात है विश्व के यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया गया है। ये हैं जो कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी। बात कर रहे हैं सम्मान पाने वाले जो कि तीसरे उत्कृष्ट जो कि भारतीय सेना प्रमुख हैं, और उनसे पहले जनरल वीके सिंह और जनरल विक्रम सिंह को यह सम्मान मिल चुका था। ये भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जो कि हाल ही में यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया, क्योंकि यह उनके उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व और सेवा के लिए दिया गया बड़ा सम्मान है। बात करें उनके उपलब्धि की, तो यह उपलब्धि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और दुनिया में बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाती है, और साथ ही इससे भारत अमेरिका रक्षा संबंध भी मजबूत होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से भारत के साथ संधि बहाल करने की मांग की। चार विकल्प है: विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आईएमएफ या फिर डब्ल्यूटीओ के साथ। सही विकल्प होगा इसमें से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने सिंधु जल पर जो कि संधि को फिर से लागू कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये मुद्दा उठाया है। वहीं पाकिस्तान ने कहा कि भारत द्वारा संधि को अस्थायी रूप से रोकने से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। बात करें अगर सिंधु जल संधि क्या है,
तो सिंधु जल संधि यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कि 1960 में हुई थी। इसमें दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का नियम तय किया गया था, जिनमें कुछ नदियां जैसे कौन कौन सी नदियां थी, तो इसमें सिंधु थी, पश्चिमी, क्योंकि पश्चिमी नदियां थी इसमें सिंधु, झेलम और चिनाब, क्योंकि इनका पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को दिया गया था। और भारत ने ये संधि क्यों रोकी, बात आती है। तो भारत ने यह कदम पहलगाम जो आतंक हुआ था उसके हमले के बाद उठाया था, जिसमें भारत ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। वहीं आखिरकार ये महत्वपूर्ण क्यों था, तो पाकिस्तान का खेती जो कि इन्हीं नदियों पर निर्भर है, भारत पाक संबंधों में जो कि बड़ा मुद्दा है, वही जल सुरक्षा और कूटनीति से जुड़ा मामला भी है ये। अगला प्रश्न है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया। चार विकल्प है, फ्रांस, तुर्की, स्पेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही विकल्प होगा तुर्की, क्योंकि हाल ही में अभी तुर्की ने लगाया है। लेकिन इससे पहले कुछ और देशों ने लगाया था, जिनमें से था जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए था वो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, जिनमें से था पहले ऑस्ट्रेलिया, पहला ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद लगाया स्पेन ने, फिर तीसरे पे आए जो कि इंडोनेशिया। अब लेकिन लगाया है तुर्की ने, जो कि इसमें 1 साल कम हो गए। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर उपयोग करने जो कि रोक लगाने के लिए नया कानून पारित किया है तुर्की ने। इस कानून का उद्देश्य है कि बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना, जैसे साइबर बुलिंग, गलत या हिंसक कंटेंट, सोशल मीडिया की लत और निजी जानकारी का खतरा। इन सभी खतरों से बचाने के लिए इस पे रोक लगाई गई है। और इसमें कुछ नए कानून हैं, जिसमें नया कानून होगा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे अकाउंट नहीं बना पाएंगे। वहीं प्लेटफॉर्म को उम्र जांच सिस्टम लगाना होगा, गलत कंटेंट जल्दी हटाना होगा, वहीं माता पिता के कंट्रोल देना होगा इसका। और इसका असर जो कि यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्मों पर पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नासा कॉम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। चार विकल्प है, अजय बंगा, श्रीकांत वेलामान जो कि वेलामा कन्नी, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला। तो NASSCOM का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है श्रीकांत वेलामा कन्नी को। सही विकल्प हो जाएगा श्रीकांत वेलामा कन्नी। ये हैं श्रीकामा वेलान जो कि वेलामा कन्नी। इन्हें NASSCOM का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। इनकी बात करें तो ये AI और एनालिटिक्स के विशेषज्ञ माने जाते हैं, जो कि ये फ्रैक्टल एनालिटिक्स के संस्थापक भी हैं। वहीं नासाकॉम भारत के IIT जो कि IT कंपनियों की प्रमुख संस्था है, जो देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम करती है। उनके नेतृत्व से जो कि भारत में AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी और IIT सेक्टर को नई दिशा मिलने की उम्मीद की जा रही है। बात करें नासाकॉम की, क्या होती है ये, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे। फुल फॉर्म है इसका NASSCOM का कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जो कि यह एक संगठन है जो भारत की टेक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है और IT सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसका कार्य क्या होता है कि IT उद्योग को बढ़ावा देना, नई टेक्नोलॉजी को समर्थन देना, वहीं भारत और कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाना, भारत की IT कंपनी को दुनिया में पहचान दिलाना, वहीं रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि 21 अप्रैल 2026 को राउरकेला मतलब ओडिशा में तारामंडल एवं विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया। चार विकल्प है हमारे पास, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, धर्मेंद्र प्रधान या फिर मोहन चरण मांझी। तो द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। सही विकल्प हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने 21 अप्रैल 2026 को ओडिशा के राउरकेला में तारामंडल एवं विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की, जैसे जनजाति संग्रहालय, एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र, निर्मल मुंडा परिवेश पथ, ये सभी कुछ परियोजनाएं थी।
जिसका उद्देश्य है कि विज्ञान को बढ़ावा देना, जनजातीय संस्कृति को सम्मान देना और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में ओमेगा बॉल खेल की शुरुआत किस संस्थान ने की है। क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए हैं हमारे पास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास ने या फिर आईआईटी बॉम्बे ने। तो अभी हाल ही की बात है, भारत में ओमेगा बॉल खेल की शुरुआत की है आईआईटी मद्रास ने। सही विकल्प हो जाएगा आईआईटी मद्रास। यह एक अनोखा फुटबॉल खेल है ओमेगा बॉल, जो कि जिसमें एक साथ 3 टीमें खेलती हैं और इसे गोल मैदान में खेला जाता है और इसमें जो कि 3 गोल पोस्ट भी होते हैं। इस खेल से छात्रों में फिटनेस बढ़ती है, टीम वर्क सीखते हैं और तेजी से निर्णय लेना आता है इसमें, क्योंकि खेलों में रुचि भी बढ़ती है। और यह पहल छात्रों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत और भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह, जिसे शॉर्ट में जेजीसी बोलते हैं, इसकी बैठक कहाँ आयोजित हुई। चार विकल्प है, थिम्पू नई दिल्ली, मुन्नार केरल में या फिर कोच्चि में। सही विकल्प होगा मुन्नार केरल, क्योंकि भारत और भूटान के बीच ये जो 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक 2026 में 20-21 अप्रैल को मुन्नार केरल में आयोजित हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों ने व्यापार को आसान बनाने और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने पर सहमति जताई, जिसमें बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से जैसे तस्करी रोकना, व्यापार बढ़ाना, सीमा शुल्क प्रक्रिया आसान करना, माल की आवाजाही तेज कर देना, सीमा सुरक्षा मजबूत करना और डिजिटलीकरण बढ़ाना। ये सभी कुछ चर्चे हुए इन विषयों पर। और इसमें ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो इससे भारत और भूटान के बीच क्या है कि व्यापार बढ़ेगा और सीमा क्षेत्र में सुरक्षित बनेगा। अगला प्रश्न है कि WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स 2026 सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया। चार विकल्प दिए इसमें, जय शाह को, रोहित शर्मा को, सौरव गांगुली को या फिर अनुराग ठाकुर को। तो भी हाल में WEF यंग जो कि यंग ग्लोबल लीडर 2026 सूची में जय शाह को शामिल किया गया है। अप्रैल 2026 में जय शाह को, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये WEF का फुल नेम होता है, कि प्रतिष्ठित यंग ग्लोबल लीडर 2026 सूची में शामिल किया गया है। उन्हें यह सम्मान आखिरकार क्यों दिया गया, तो यह सम्मान खेल प्रशासन में अच्छे काम के लिए मिला है उन्हें, जो कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन भी हैं और उन्होंने क्रिकेट को दुनिया में आगे बढ़ाने, आईपीएल को मजबूत करने और महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। ये हैं जय शाह। बात करें WEF यंग ग्लोबल लीडर्स क्या है, तो यह 40 वर्ष से कम उम्र के सफल और प्रभावशाली नेताओं की सूची है जो दुनिया का भविष्य बदल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है। चार विकल्प दिए इसमें, फ्रांस, जापान, अमेरिका या फिर जर्मनी के साथ। सही विकल्प होगा जापान, क्योंकि एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने, जो कि जापान के साथ एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए डेटा समझौता किया, जिसमें इस समझौते का उद्देश्य शहरों को और बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक बनाना। इसमें एआई तकनीक की मदद से शहरों की योजना बनाई जाएगी। इससे फायदा क्या होगा कि ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी, जैसे हो गए भवन निर्माण की सही योजना बनेगी, सरकारी सेवाएं तेज होंगी और शहरों का विकास जो कि स्मार्ट तरीके से होगा। और यह समझौता जो कि भारत के 55 स्मार्ट शहरों में लागू किया जाएगा, याद रखेंगे। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि इंडिया फिल्म फेस्ट, जिसमें वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने कौन सी प्रतियोगिता शुरू की। इनमें से चार विकल्प दिए हैं, अभी हमने एक विकल्प बताया, इंडिया फिल्म फेस्ट, वीएम फ्रेम्स, भारत क्रिएटिव मिशन या फिर युवा कला योजना। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।
जो कि साथ ही एक हमारा ऐप है युक्ति आईएएस ऐप, जिसे डाउनलोड कर ले, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। दोनों देख सकते हैं वहां से, कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे ना। इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर ले। इन सभी के सोशल मीडिया लिंक और युक्ति आईएएस ऐप के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।